जल्द ही हमारी केंद्रीय मंत्री देश का वित्तीय बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन इस बजट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बजट से जुड़े जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो भी हमको समझ में आने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बजट से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को समझने वाले हैं, उन कीवर्ड्स को समझने वाले हैं। ये पूरी वीडियो जो है वो 2 सीरीज में आएगी। आज इस सीरीज का जो है की पहली वीडियो है और कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। चलिए बढ़ा जाए आगे। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। हमारा कोर्स है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बहुत पक्के तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में कवर किया जाता है। तो ये पूरा कोर्स आपका लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं इसमें आपको मिलती हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं। इसमें आपको कलर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं और 2 साल तक का क्रैश कोर्स जो है, आपको करंट अफेयर का जो क्रैश कोर्स है वो आपको मिलता है। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है वो और ज्यादा कम हो चुका है। अब मात्र 22,050 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, AKSHAY, अगर आप कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आपको, इस प्राइस पर भी आपको और भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत मिनिमल प्राइस में, बहुत मिनिमम प्राइस में पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। कोर्स के नए बैचेस जो हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का अगला बैच 3 फरवरी से शुरू होगा, अंग्रेजी माध्यम का 4 फरवरी से और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी इस पूरे कोर्स के बारे में मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। तो अगर आप बजट का संदर्भ देखें तो 1 फरवरी 2026 को हमारी संसद में केंद्रीय मंत्री की तरफ से बजट को पेश किया जाएगा। ये बजट अगर आप देखें, बजट क्या होता है, तो बजट आपको पता है, बजट वो रूपरेखा है, बजट वो ब्लूप्रिंट है, वो डॉक्यूमेंट है जो कि सरकार की व्यय नीति क्या है, सरकार की कर नीति क्या है और सरकार की दूसरी जो आपकी आर्थिक नीतियां हैं वो क्या हैं, उनके बारे में एक जो खाका है, उनके बारे में जो ब्लूप्रिंट है वो यहां पर पेश किया जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है और आम नागरिकों का जो जीवन है उसको प्रभावित करता है। तो सरकार बजट के माध्यम से लोगों के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करती है और इसीलिए आम लोग बजट को बहुत डिटेल से सुनते हैं। तो इसीलिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान समय में अगर आप 2026 के बजट की बात करें तो 2026 का जो हमारा बजट है वो बजट इस लिहाज से खास हो जाता है क्योंकि ये बजट एक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जहां पर हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है, खासतौर पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक्शंस की वजह से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और भी टैरिफ लगाने की धमकी भारत को दी जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में इस पूरी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए बजट बनाना और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो अब देखना होगा कि इस बार के बजट में आपको क्या कुछ खास बातें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस बार का बजट अगर आप देखें तो ये बजट एक और लिहाज से खास है। इस बार का बजट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि अब तक जब से भारत आजाद हुआ है तब से पहली बार ये होने वाला है कि भारत का बजट जो है वो रविवार को पेश किया जाएगा, संडे को पेश किया जाएगा। और इसी वजह से संडे को आपकी शेयर मार्केट भी खुलने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट हमने देखे इस बार के बजट को लेकर के। अब बजट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए और इकोनॉमी और हमारे यूपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, मुद्रास्फीति की अगर आप बात करें तो मुद्रास्फीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में वृद्धि होना। मुद्रास्फीति सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं महंगाई का मतलब है। तो जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो आप कहते हैं कि वो महंगी हो गई है। उसमें आप कह सकते हैं उसमें आपको महंगाई देखने को मिली है। जैसे एक पेन है, मान लीजिए एक पेन आपको 5 रुपए का मिलता है, कल को अगर ये पेन आपको 10 रुपए का मिलता है तो आप कहेंगे कि महंगाई हो गई है, 5 रुपए प्राइस आपके बढ़ गए हैं। इसमें अगर आप देखें, इसे समय के साथ क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जब आपकी परचेजिंग पावर जो है वो समय के साथ कम होती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप जो है आज आपके पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए से आप 5 सेब खरीद सकते हैं और कल को मान लीजिए आपके पास दोबारा 100 रुपए हैं लेकिन अब आप 5 सेब नहीं खरीद पा रहे हैं, अब आप मान लीजिए 3 ही सेब खरीद पा रहे हैं।
तो पहले आप 100 रुपए में 5 सेब खरीद पाते थे, लेकिन बाद में आप या पहले आप 100 रुपए में 5 सेब खरीद पाते थे, लेकिन अब आप 100 रुपए में 3 ही सेब खरीद पाते हैं। तो आपको क्या हुआ, आपकी परचेजिंग पावर जो है, आपकी क्रय शक्ति जो खरीदने की जो आपकी क्षमता है, वो क्षमता यहाँ पर कम हो गई। पैसे आपके पास सेम है, आप पैसे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमेशा जो भी प्राइस में जो प्रतिशत चेंज हुआ है, प्रतिशत के तौर पर दर्शाया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जानना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आपके इंडिकेटर्स आते हैं। एक है आपका WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, और दूसरा है आपका CPI, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ये आपका जो थोक विक्रेता होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं, वहां पर प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको दर्शाता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI सीरीज जो है, ये बेसिकली एक सामान्य इंसान महंगाई को किस तरीके से महसूस कर रहा है, मेरे और आपके लिए प्राइस कितना चेंज हो रहा है, उसको दर्शाता है। इनका बेस ईयर वर्तमान समय में लगभग सेम है, लेकिन अगले महीने फरवरी के आसपास सरकार इनके बेस ईयर को चेंज करने वाली है। फिलहाल क्या बेस ईयर है, फिलहाल आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2012 है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखें नंबर ऑफ कमोडिटीज किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वहां पर आपको नंबर ऑफ कमोडिटीज यानी कि कितने प्रोडक्ट इसमें शामिल किए जाते हैं, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो आपकी कमोडिटीज की संख्या है वो 697 के आसपास है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपकी कमोडिटीज की संख्या है वो मात्र 200 के आसपास है। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वहां पर सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें सर्विसेज को ऐड किया जाता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स को शामिल किया जाता है, सर्विसेज शामिल नहीं की जाती हैं। वेटेज की अगर आप बात करें, खासतौर पर फूड प्रोडक्ट्स की वेटेज अगर आप देखें, तो जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें फूड प्रोडक्ट्स की जो वेटेज है वो कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगी, मात्र 22% के आसपास है। जबकि अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर आप बात करें, तो उसमें फूड प्राइस का जो वेटेज है वो आपको ज्यादा मिलेगा, लगभग 46% के आसपास आपको फूड प्राइस का वेटेज देखने को मिलेगा। क्योंकि एक सामान्य इंसान जो है वो अपने खाने पर ज्यादा खर्च करता है, तो इसीलिए जो सामान्य इंसान को मापने वाली जो महंगाई है उसमें फूड का वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा लेवल ऑफ प्राइस राइज, इसमें कंपैरेटिवली अगर आप कभी भी इसे उठा करके देखेंगे गवर्नमेंट डेटा को, तो WPI जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो कंपैरेटिवली आपको कम नजर आएगा, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा किसको एक सस्टेनेबल मेजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अब आप खुद सोच करके देखिए कि ऐसे डेटा को आप इस्तेमाल करेंगे जो कि होलसेल जो चेंज हो रहा है उसको मापता है, या आप ऐसे डेटा का इस्तेमाल करेंगे जो कि आम लोगों को क्या महंगाई महसूस हो रही है उसको मापता है। तो जाहिर तौर पर आप जो है CPI का इस्तेमाल करेंगे। तो RBI और गवर्नमेंट किसको टारगेट करती है, RBI और गवर्नमेंट जो है वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करती है, अपने मेजर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो ये हमने WPI और CPI के बीच में डिफरेंस देखा। अब राजकोषीय नीति की भी बात करते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति बेसिकली दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है आपका राजकोषीय नीति, एक होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति हमारा अगला टॉपिक है। तो एक आपका राजकोषीय नीति है, एक आपका मौद्रिक नीति है। इन दोनों पॉलिसीज का प्राथमिक उद्देश्य है हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। आप कंट्रोल करने के टूल्स जो हैं वहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो राजकोषीय नीति है, जो फिस्कल पॉलिसी है, वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट का टूल होता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपका जो सरकार खर्च करती है, जो सरकार टैक्स लगाती है, इन दोनों चीजों के माध्यम से, कैसे सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और सरकार जो टैक्स लगाती है, इन दोनों चीजों के माध्यम से सरकार इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर रही है, सरकार इकोनॉमी में आपका जो इकोनॉमी ग्रोथ है, जो इन्फ्लेशन है, उसको कैसे कंट्रोल करती है, इसको राजकोषीय नीति कहा जाता है, इसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और राजकोषीय नीति को लागू करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है सरकार का, वो है आपका बजट। तो राजकोषीय नीति कैसे लागू होती है, राजकोषीय नीति आपका बजट के माध्यम से लागू होती है। क्योंकि राजकोषीय नीति के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, राजकोषीय नीति के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका टैक्स, के सरकार कितना टैक्स लगा रही है, और दूसरा कंपोनेंट है सरकार का एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार कितना खर्चा कर रही है। और ये दोनों ही आपको कहां मिलेंगे, ये दोनों ही आपको बजट में मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि राजकोषीय नीति को इंप्लीमेंट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है आपका बजट। चलिए आगे बढ़ा जाए, मौद्रिक नीति की बात करते हैं।
तो हमने देखा राजकोषीय नीति सरकार का टूल होती है, मौद्रिक नीति आरबीआई का टूल है। मौद्रिक नीति किसका टूल है? मौद्रिक नीति आरबीआई इंप्लीमेंट करती है। मौद्रिक नीति में आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट जो है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और जीडीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस पर बेसिकली आपका इसको जो है चेंज करने का प्रयास किया जाता है। तो हमको याद रखना है कि आपका आरबीआई किसको इंप्लीमेंट करती है? आरबीआई मौद्रिक पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, और सरकार राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। दोनों के टूल्स भी अलग अलग हैं। राजकोषीय नीति का टूल है आपका कर और एक्सपेंडिचर, और जो आपकी मौद्रिक नीति है उसका टूल है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। अब आती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां की अगर आप बात करें तो बेसिकली पूंजीगत प्राप्तियां वो धनराशियां हैं, सरकार का वो पैसा है जो या तो सरकार की लायबिलिटी को बढ़ाता है या सरकार की परिसंपत्तियों को कम करता है। यानी या तो सरकार पे जो आपका उधार है वो बढ़ेगा या सरकार की जो संपत्ति है उसमें गिरावट आएगी। जैसे अगर आप देखें इसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो सरकार मार्केट से जो लोन लेती है इससे सरकार को पैसा तो मिलता है, लेकिन सरकार की लायबिलिटी क्या है? सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा, सरकार मान लीजिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, तो इससे सरकार को पैसा तो मिलता है, लेकिन सरकार की लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी बढ़ रही है। फिर आप विदेशी संस्थाओं से अगर सरकार लोन लेती है तो वही क्या है? सरकार को पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश करती है, तो इससे सरकार को पैसे तो मिलते हैं लेकिन सरकार की संपत्ति कम हो रही है। तो ये क्या है? ऐसी कोई भी सरकार का ऐसा कोई भी पैसा है जिसकी वजह से या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ी हो या सरकार की जो एसेट है वो कम हुआ हो, उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। दूसरा होता है आपका पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं सरकार द्वारा विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंट वर्क्स पर, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर या मशीनरी के उन्नयन पर, मशीनरी के अपग्रेडेशन पर सरकार जो खर्च करती है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। यानी कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिस पर सरकार को प्रतिफल प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए कल को सरकार जो है हाईवे बनाने पर कोई पैसा खर्च कर रही है, तो सरकार अगर हाईवे बनाएगी तो हाईवे बनाने के बाद उस हाईवे से जो टोल का पैसा आएगा वो तो सरकार को ही मिलेगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिस एक्सपेंडिचर की वजह से सरकार को प्रतिफल प्राप्त होता है उसको आप कह सकते हैं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है ये भी हमने देखा। इसमें आप शामिल कर सकते हैं जैसे सरकार भूमि खरीदने पर, भवन के निर्माण पर, मशीनरी पर, उपकरणों पर जो खर्च करती है, या सरकार शेयर में अगर इन्वेस्ट करती है, या राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उसको भी आप इसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां बेसिकली वो प्राप्तियां होती हैं जो आपको वापस नहीं करनी पड़ती हैं, जो सरकार को वापस नहीं करनी है। यानी सरकार ने वो पैसा लिया है लेकिन उसकी वजह से सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ी है, तो ना तो इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है ना सरकार का एसेट कम होता है। तो इसमें किसको शामिल कर सकते हैं आप? इसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका कर राजस्व यानी कि टैक्स रिवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स रिवेन्यू में जैसे आप शामिल कर सकते हैं आयकर को, कॉर्पोरेट टैक्स को, उत्पाद कर को, सीमा शुल्क को, सेवा कर को, और दूसरे तरह के आपके जो शुल्क होते हैं उसको आप टैक्स रिवेन्यू में शामिल करते हैं। और दूसरा है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू में जैसे ब्याज पर सरकार को ऋण मिलता है, मान लीजिए सरकार ने किसी को उधार दिया है तो उस उधार पर सरकार को जो है ब्याज भी तो मिलेगा, वो भी सरकार की इनकम है, लेकिन वो इनकम सरकार को टैक्स लगाने से नहीं मिली है, पर वो इनकम सरकार को वापस भी नहीं लौटानी है, तो उसको आप किस में शामिल करेंगे? वो आपका आएगा राजस्व प्राप्तियों में, और उसके अंदर भी नॉन टैक्स कर में। या सरकार ने मान लीजिए कहीं पर इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट पे सरकार को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड भी नॉन टैक्स रिवेन्यू का में शामिल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे बढ़े आप, राजस्व व्यय क्या होता है? यानी कि ये राजस्व व्यय की अगर आप बात करें तो ये ऐसा खर्चा है जिससे सरकार को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, जिससे सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो हमने पूंजीगत व्यय देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था, जिस पर सरकार को प्रतिफल मिलता है, जिस पर सरकार को रिटर्न मिलता है। और राजस्व व्यय क्या है? जिस पर सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो सरकार अपने काम को चलाने के लिए, अपने दैनिक कामों को चलाने के लिए जो खर्चा करती है, जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देती है, जो वेतन देती है, जो पेंशन देती है, जो दूसरी सर्विसेज देती है, उन सर्विसेज को आप यहाँ पर, या सरकार जो सब्सिडी देती है उसको राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। ये सभी काम क्या है? तत्काल उपभोग के लिए किए जाते हैं, और इसकी वजह से सरकार को इस एक्सपेंडिचर पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है। तो ये हमने देखा राजस्व व्यय क्या होता है, उस पर हमने बात कर ली है।
तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं जिन पर अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए करंट अफेयर का सवाल आज के टॉपिक से है, आपको सवाल का जवाब देना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सीपीआई का उपयोग सामान्यतः मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, सीपीआई उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी के मूल्य के परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन सी, सीपीआई मुख्य रूप से थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। और ऑप्शन डी, सीपीआई आम जनता की जीवन यापन लागत में होने वाली परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।